हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे पहले उनके कॉन्सेप्ट्स को, है कि नहीं। हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से डिमांड को कवर करा था। अब देखो थोड़ा सा डिमांड से कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड है सप्लाई, क्योंकि अगर सप्लाई को पढ़ना है तो आप लोगों को एज अ सप्लायर सोचना पड़ेगा। जैसे मान लो कि डिमांड जो रहता था वो कौन क्रिएट करता था, कंज्यूमर क्रिएट करता था, है कि नहीं, कंज्यूमर क्रिएट करता था। और जो सप्लाई है उस डिमांड को पूरा करने का काम सप्लाई का है। और वो सप्लाई कौन करता था, प्रोड्यूसर। मतलब एक जो प्रोड्यूसर होगा वो सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करके हमारी डिमांड को पूरा करता है। तो आज थ्योरी ऑफ सप्लाई में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी पढ़ेंगे, मतलब जो भी सारा इसके टाइप्स कितने होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। लेकिन इसके जानने से पहले हम लोग और भी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, व्हाट इज सप्लाई और किस तरीके से। तो सप्लाई का मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो भी कंज्यूमर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जितना भी जो भी कंज्यूमर को प्रोड्यूसर सप्लाई करता है या फिर जितना भी वो गुड्स को प्रोड्यूस करता है ताकि मार्केट में वो सेल कर सके एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, या एट अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे। तो थ्योरी ऑफ सप्लाई को शुरू करते हैं और ये सीयूटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और ये आप लोग 11th में पढ़े हैं अगर सीबीएसई वाले होंगे, और जो 12th में पढ़े होंगे अगर आप लोग आईएससी बोर्ड वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए और अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को सीयूईटी से रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ सीयूईटी 2023 लिखा हुआ है, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहाँ जाकर आप लोग सारी वीडियोस को देख सकते हैं जो जो भी अभी तक नहीं देखें, क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स को अभी तक डिटेल में डिस्कस किए हैं। और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर उसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई क्वेश्चन में किसी चीज़ में क्वेरी होता है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर आके क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। व्हाट डू मीन बाय द सप्लाई, फटाफट पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि एक रिवीजन है, वन शॉट रिवीजन, तो उसी तरीके से लेके चलेंगे। तो पहले मीनिंग ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर्स इज विलिंग टू सेल एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस। कि एक जो सेलर है वो जो भी डिफरेंट प्राइसेस पर जो भी क्वांटिटी को सेल करना चाह रहा है, देखो यहाँ पर एक सेलर है जो भी डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पर जो सेल करना चाह रहा है क्वांटिटी, क्या जितने भी क्वांटिटी को वो सेल करना चाह रहा है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पर 4 पॉइंट याद रखना है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि जो भी 1 साल या 2 साल में जितना भी वो बेचना चाह रहा है जिस भी प्राइस लेवल पर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो सप्लाई कहलाता है। अगर इसको दूसरे वर्ड में देखा जाए तो सप्लाई रेफर्स टू द होल क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी ऑफर्ड फॉर अ सेल्स, कि जितने भी क्वांटिटी, पूरे क्वांटिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस जो भी ऑफर किए जाते हैं सेल करने के लिए एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, ठीक है। एंड इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट सप्लाई इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, और हमेशा कि जितना वो बनाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो डिजायर्ड क्वांटिटी जो भी सेल करना चाहता हो कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी सप्लायर, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इट इज़ अ क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल एंड नॉट व्हाट दे एक्चुअली सेल्स। ये जो बेचते हैं वो नहीं, जितना वो बनाना चाहते हैं, है कि नहीं। अब मैं 5 रुपये का अगर मान लो कि प्राइस 5 रुपये का पेंसिल है, मैं पेंसिल बनाता हूँ, 5 रुपये का पेंसिल अगर मैं मार्केट में मेरे हिसाब से कुछ डिमांड होने वाला है तो मैं 100 पेंसिल बनाना चाह रहा हूँ और उतना मैं बना रहा हूँ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि क्वांटिटी दैट प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल। तो ये बात याद रखना कि जितना वो बेचना चाह रहा है, 100 तो बेचना चाह रहा है, अब जितना बिका वो अलग बात है, लेकिन जितना वो बनाकर जितना बेचना चाह रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सप्लाई या क्वांटिटी सप्लाइड। तो आई होप सो सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, आज के बाद कोई भी पूछेगा तो आप इसमें कोई डाउट क्रिएट नहीं करेंगे। क्वांटिटी सप्लाइड क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ, जितना भी क्वांटिटी ऑफर करना चाह रहा है जो भी स्पेसिफिक प्राइस पर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मान लो कि जनवरी के महीने में वो मान लो कि कोई पर्टिकुलर प्राइस पर ₹10 पर कोई कितने, मान लो कि 1000 क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को वो ऑफर करना चाह रहा है फॉर अ सेल, तो उसको क्या बोलेंगे, क्वांटिटी सप्लाइड कितना करना चाह रहा है, 1000 क्वांटिटी का सप्लाइड, तो क्वांटिटी सप्लाइड बोलते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है और मार्केट सप्लाई। देखो दो तरीके से जनरली सप्लाई को हम लोग डिटरमाइन करते हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई, एक मार्केट सप्लाई। अगर कोई एक इंडिविजुअल फर्म, जैसे मान लो कि एक रिलायंस है, ठीक है, रिलायंस एक फर्म है, अगर रिलायंस डिफरेंट प्राइसेस पर जो भी वो मार्केट में सेल करना चाह रहा है, ठीक है,
जिस भी प्राइसेस पर मार्केट में जितना भी जो भी क्वांटिटी को सेल करना चाह रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। सप्लाई ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल फर्म, कि जो भी इंडिविजुअल फर्म के द्वारा एट ए डिफरेंट प्राइसेस जो भी मार्केट में एक तरीके से क्वांटिटी को सेल करने की बात की जा रही है उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन मार्केट सप्लाई कैसे, वो जितने भी फर्म्स हैं, ऑल फर्म्स, तो यहाँ पर लिखा गया है कि सेल बाय द कमोडिटी ऑफर्ड फॉर अ सेल बाय ऑल फर्म्स एट अ डिफरेंट प्राइसेस इन अ मार्केट इज नोन एज मार्केट सप्लाई। कि जितने भी फर्म्स हैं, जितने भी सारे फर्म्स हैं, वो जिस भी प्राइस पर जितना भी ऑफर करना चाह रहे हैं कमोडिटी को, उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई में जितने भी फर्म्स होते हैं, जैसे रिलायंस हो गया या फिर अभी क्रोमा आ गया है टाटा का, टाटा क्रोमा, जहाँ पर कमोडिटी को परचेज सेल किया जाता है, या फिर और सारा जितना भी विशाल मेगा मार्ट हो गया, या कोई भी जितने भी सारे फर्म्स हैं हमारे कंट्रीज में, वो जो भी प्राइस पर जितने भी कमोडिटी बेचना चाह रहे हैं, या फिर वो जितना विलिंगनेस दिखा रहे हैं कि मैं इतना बेचूंगा जिस प्राइस पर इतने पीरियड ऑफ टाइम में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में ऑल फर्म्स आ जाता है, इंडिविजुअल सप्लाई में एक लॉट ऑफ फर्म्स। जैसे कि डिमांड में होता था इंडिविजुअल डिमांड, अगर एक बंदा करना चाह रहा हो, और जो मार्केट डिमांड होता था वो सारे बंदे जितना खरीदना चाह रहे हैं, तो वो मार्केट डिमांड में आ जाता था। ठीक है, तो आई होप सो इंडिविजुअल और मार्केट सप्लाई क्लियर होगा। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ सप्लाई। अब फंक्शन ऑफ सप्लाई की फंक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय द फंक्शन ऑफ सप्लाई। तो फंक्शन सप्लाई फंक्शन स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड द वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कि अगर सप्लाई ऑफ द कमोडिटी और उसके जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से सप्लाई चेंज हो सकता है कि नहीं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, सप्लाई चेंज हो सकता है, या सप्लाई में बढ़ोतरी हो सकती है, मतलब सप्लाई में इंक्रीमेंट हो सकता है, या सप्लाई में डिक्रीमेंट हो सकता है। तो अगर इन दोनों के चीज़ों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको बोलेंगे सप्लाई फंक्शन। क्या, रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ द कमोडिटी एंड वेरियस डिटर्मिनेंट्स। कि जो भी सप्लाई ऑफ कमोडिटी है और उसके जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं जिसकी वजह से वो चेंज हो सकता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे, इन दोनों बीच के फंक्शन को अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे कि वो सप्लाई फंक्शन है। ठीक है, सेम उसी तरीके जैसे डिमांड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अगर डिमांड फंक्शन नहीं देखें आप लोग तो एक बार देख लीजिए भाई, क्योंकि वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आगे अगर आप लोग इकोनॉमिक्स को एज एक प्रायर सब्जेक्ट चाहते हैं, और रहेगा भी अगर आप लोग कॉमर्स के फील्ड से हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें, ये सारी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, बेसिक्स। अब यहाँ पर देखो, सप्लाई ऑफ कमोडिटी, फंक्शनल रिलेशनशिप, ओन प्राइस, अपनी प्राइस की वजह से भी चेंज होता है सप्लाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी, गोल ऑफ द फर्म्स की वजह से भी, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, टेक्नोलॉजी घटने बढ़ने की वजह से भी सप्लाई में चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ इंडस्ट्री और या नंबर ऑफ फर्म्स को घटने बढ़ने से वहाँ भी चेंज हो सकता है, अब बिजनेस कॉन्फिडेंस, एक्सपेक्टेशन से, गवर्नमेंट पॉलिसी से। तो ये सब सारे क्या एक तरीके से बोला जाए डिटर्मिनेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट्स और सप्लाई के बीच का अगर रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे फंक्शन या सप्लाई फंक्शन। तो आई होप सो सप्लाई फंक्शन आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। कोई डाउट है प्लीज नो मी इन द कमेंट बॉक्स में आप लोग सही तरीके से बता सकते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं कि भाई डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है सप्लाई के, और किस तरीके से वो सप्लाई को अफेक्ट कर सकता है। जैसे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, यहाँ बोला गया देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई क्वांटिटी, हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। देखो एक चीज है कि प्राइस अगर हायर होगा, कोई भी कमोडिटी बेच रहा है, मान लो कि ये टॉय बेच रहा है कोई कंपनी, अगर वो अपनी प्राइस को हाई करता है तो क्या होगा कि उसकी क्वांटिटी वो सप्लाइड हाई करेगा। या फिर क्यों, क्योंकि भाई ज़्यादा अगर प्राइस हाई होगा तो उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी बना पाएगा। या फिर जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी को कम बनाएगा। तो ये चीज़ याद रखना है कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कि उसके सामान वाला चीज़, जैसे कार और पेट्रोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ बोला गया दो तरीके से होता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्सटीट्यूशन गुड्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एंड विद द राइज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल द सप्लाई ऑफ कार विल राइज। मतलब क्या, अगर प्राइस राइज होगा किसमें, पेट्रोल में, पेट्रोल में अगर प्राइस राइज होता है तो क्या होगा कि जो सप्लाई होगा, किसका सप्लाई होगा, कार का, वो बढ़ जाएगा। इन द सेंस याद रखना है कि सप्लाई ऑफ कार विल राइज। तो यहाँ बोला जा रहा है सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस
एंड इट्स सब्स्टिट्यूट कमोडिटी सच एज सप्लाई ऑफ द व्हीट विल फॉल, कि अगर सप्लाई व्हीट का अगर सप्लाई फॉल हो रहा है विद द राइज इन द प्राइस ऑफ राइस, कि राइस के प्राइस में अगर बढ़ रहा है, मतलब मान लो कि राइस का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, तो सप्लाई ऑफ द व्हीट विल फॉल, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, व्हीट का कम हो जाएगा, तो सप्लाई डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होगा उसमें क्या हो जाएगा, जब राइज होगा प्राइस में तो सप्लाई ऑफ द कार विल राइज। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन गुड्स था, क्योंकि व्हीट और राइस मतलब अगर चावल का दाम बढ़ रहा है तो व्हीट का सप्लाई कम हो जाएगा, याद रखना, क्यों, क्योंकि वहाँ पर राइस का सप्लाई बढ़ेगा। तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ पर दोनों चीज़ें क्लियर होगा, थोड़ा सा आप लोग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई उसमें क्या बोला जाता है कि हम लोग लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे, क्या पढ़े थे, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, लॉ ऑफ डिमांड पढ़े थे। लॉ ऑफ डिमांड में क्या पढ़े थे कि जब प्राइस बढ़ता है, तो एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे भाई, यहाँ पर क्या कि तुम खरीदने वाले हो, मतलब तुम कुछ खरीदना चाह रहे हो, तो प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा, क्वांटिटी तुम कम परचेज करोगे, है कि नहीं, और जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी तुम ज़्यादा परचेज करोगे। लेकिन अगर एक बोला जाए कि प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, एक प्रोड्यूसर क्या सोचता है, प्रोड्यूसर सोचता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर मान लो कि उसका कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो वो क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेगा, क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा कम बनेगा, तो कम पैसा बनेगा तो कम प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और इसको एज अ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं गोल ऑफ द फर्म, कि अगर फर्म का गोल, इफ द गोल ऑफ द फर्म टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट मोर क्वांटिटी विल ऑफर्ड ओनली एट अ हायर प्राइस। अगर गोल जो फर्म का है, जो कंपनी का गोल है कि भाई मुझे ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, तो ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो क्वांटिटी बनाएगा, समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड इफ द गोल इज टू मैक्सिमाइज सेल, अगर उस मैक्सिमाइज ज़्यादा बेचना चाह रहा है तो मोर विल सप्लाइड इवन द सेम, और सेम विल सप्लाइड एट ए रिड्यूस प्राइस, मतलब कि अगर उसको सेल को मैक्सिमाइज करना है तो क्या करेगा, वहाँ पर प्राइस रिड्यूस करके सेल को मैक्सिमाइज करने की बात करेगा, ठीक है। अब फैक्टर प्रोडक्शन 4 होते थे, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस ऑफ, अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विद द राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर इन चीज़ों के अगर प्राइस में राइज होता है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल राइज। सिंपल सी बात है कि अगर आप लेबर को वेजेस ज़्यादा दे रहे हैं इसका मतलब उसका दाम भी बढ़ेगा, एंड विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सप्लाई, और उसके वजह से क्या होगा कि डिक्रीज इन सप्लाई होगा, एंड ड्यू टू अ लेसर प्रॉफिट मार्जिन, उसकी वजह से क्या होगा, लेसर प्रॉफिट मार्जिन होगा। अगर इनका दाम कम होगा तब क्या होगा, प्राइस कम होगा और वो ज़्यादा मार्जिन, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट होगा उस वक्त कंपनी को। अब आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू डिस्कवरी ब्रिंग्स द रिडक्शन इन कॉस्ट, नया टेक्नोलॉजी जैसे आता है, जैसे नई नई मशीनें आती हैं वैसे वैसे क्या होती है, प्राइस ऑफ द गुड्स डिक्रीज हो जाती है, एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, और उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज होगा प्रोडक्शन में, एंड दिस विल सप्लाई इंक्रीज इन द सप्लाई लेवल, और सप्लाई लेवल में इंक्रीज कर देती है, और ये क्या होगा, इसकी वजह से सप्लाई में इंक्रीमेंट हो जाती है, ये बात याद रखना है। नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, अगर मान लो कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, अगर फर्म्स मान लो पहले 5 फर्म्स थे, अब क्या हो गए 7 फर्म्स हो गए, मतलब क्या, फर्म्स ज़्यादा बढ़ गए, इसका मतलब क्या होगा, वो सामान ज़्यादा बनेगा, एंड इम्प्लाइज दैट इंक्रीज इन द मार्केट सप्लाई, क्योंकि मार्केट सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगा, एंड डिक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स इम्प्लाइज दैट डिक्रीज इन द मार्केट सप्लाई, और अगर डिक्रीज होगा फर्म में तो क्या होगा, मार्केट सप्लाई में कमी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सप्लाई में कमी आएगा। आई होप सो ये चीज़ें यहाँ क्लियर होगा, सिंपल सी बात है भाई, ज़्यादा कंपनी खुलेगा अगर मार्केट में तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा और ज़्यादा सप्लाई करेगा। बिजनेस कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, इन द सिचुएशन ऑफ हाई बिजनेस कॉन्फिडेंस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इज एज पर द डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट टेंड्स टू राइज, कि अगर फ्यूचर क्या है कॉन्फिडेंस कि भाई आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, सप्लाई राइज करेगा और सप्लाई स्टार्ट राइजिंग, और सप्लाई क्या बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आई होप सो डिटर्मिनेंट्स पूरे अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए एक लास्ट पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसी
अब प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी डिस्करेज, अगर प्रोडक्शन डिस्करेज होता है कब? इफ द हेवी ड्यूटी ऑफ द प्रोडक्शन इज इम्पोज, अगर टैक्स मान लो कि बढ़ा देता है तो क्या होगा? अगर टैक्स बढ़ा देगा तो प्राइस इन द सेंस क्या होगा कि डिमांड के हिसाब से वो बढ़ जाएगा, है कि नहीं? और वहां पर क्या होगा कि मार्केट सप्लाई कम होगा, मार्केट सप्लाई जो होगा वो कम होगा, ठीक है। इन द सेम वे द टैक्स कंसेशन, अगर टैक्स में कमी आ गया है ना, टैक्स में कंसेशन दे दिया गया, छूट दे दिया गया, तो यहाँ पर क्या होगा? मार्केट सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, बस ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, इफ द मार्केट प्राइस इज डिक्रीज then what is effect on the if the tax will decrease, what will be effect in the market supply? मार्केट सप्लाई में क्या होगा? तो मार्केट सप्लाई इंक्रीज करेगा, याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं सप्लाई स्केड्यूल पढ़ते हैं कि सप्लाई स्केड्यूल क्या होता है। देखो सप्लाई स्केड्यूल कभी भी आ गया, हम लोग डिमांड स्केड्यूल पढ़ते थे। अगर हम लोग सप्लाई को टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं, अगर सप्लाई को टेबुलर फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? सप्लाई स्केड्यूल, ये बात याद रखना है। एंड इट शोज द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। और ये क्या? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है, किसके किसके बीच में? पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और जो क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी बनाया जा रहा है, जो क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड आ रहा है, डिमांड में आ रहा था क्वांटिटी डिमांडेड, तो यही बात याद रखना है। तो क्वांटिटी जो सप्लाइड आ रहा था और जो प्राइस है, इन दोनों के बीच में क्या है? एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये सप्लाई हमेशा टेबुलर फॉर्म में डिनोट होता है, मतलब टेबल के फॉर्म में। अब देख लेते हैं फटाफट जो सप्लाई स्केड्यूल होता है। अब सप्लाई स्केड्यूल जो होता है वो दो एस्पेक्ट्स में हम लोग को बताता है कि किस तरीके का क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, एक इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल और एक मार्केट सप्लाई। अगर इंडिविजुअल किसी एक, मान लो कि ये रिलायंस का सिर्फ हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, रिलायंस का डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लो कि रिलायंस का कोई भी पर्टिकुलर जब प्राइस 1 पर था तो क्वांटिटी सप्लाई क्या था? 100 था। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब प्राइस बढ़ रहा है और तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या है? पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर इफ क्लियर दैट प्राइस राइजेस द सप्लाई विल इंक्रीज, यहाँ पर क्या? जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा। देखो यहाँ पर 4 गया तो यहाँ पर 300 प्रोडक्ट हो गया, 4 हो गया, प्राइस 4 रुपया हो गया तो 400 क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड होने लगा। 5 रुपये हुआ तो 500 क्वांटिटी सप्लाई हो रहा था। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये एक इंडिविजुअली किसी एक फर्म्स के बारे में बताया जा रहा है। अब इसी के ऑल्टरनेटिव एक आता है क्या? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। अब ये इंपॉर्टेंट है, मार्केट सप्लाई स्केड्यूल। मार्केट सप्लाई स्केड्यूल क्या है? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल टेबुलर फॉर्म में डिफरेंट क्वांटिटी जिसमें ऑल द सेलर्स आर विलिंग टू सेल्स, कि जितने भी सेलर्स हैं, हम लोग मान लेते हैं कि एज्यूम दैट अ मार्केट कंसिस्ट ऑफ, क्योंकि हम लोग सारे फर्म्स के बारे में तो यहाँ लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग मान लेते हैं कि 2 फर्म्स हैं। इसी तरीके से वहां पर क्या है? प्राइस जो है वो 1 रुपया है, तो प्राइस सबके लिए 1 रुपया है भाई। तो 1 रुपया का जो कमोडिटी है वो फर्म जो ए है वो 10 क्वांटिटी कर रहा है सप्लाई, और जो या क्वांटिटी सप्लाइड 10 कर रहा है, और जो फर्म बी है वो 5 कर रहा है। इसका मतलब मार्केट सप्लाई क्या होगा? दोनों में 15 हो रहा है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में देखा जाए कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है? क्वांटिटी जो या मार्केट सप्लाई है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ भी सेम चीज़ है, बस यहाँ पर क्या डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पर ए है, बी है, फिर सी आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा। इसी तरीके से जितने सारे फर्म्स हैं वो सब सारे आ जाएंगे। तो एक तरीके से मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी वही काम करता है, बस यहाँ पर जितने भी सेलर्स, ऑल सेलर्स जितने भी बाय करना चाहते हैं और टेबुलर फॉर्म में डिनोट होता है। तो आई होप सो ये चीज़ें क्लियर होगा। अब आते हैं सप्लाई कर्व में। देखो सप्लाई स्केड्यूल टेबुलर फॉर्म में, और जो सप्लाई कर्व होगा अभी हम लोग उसको ग्राफिकल फॉर्म में, ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग डिनोट करेंगे। बस उसी चीज को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में डिनोट कर देंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। ये भी दो एस्पेक्ट में, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द इंडिविजुअल सप्लाई। मतलब क्या? रिलेशनशिप जो भी प्राइस है और जो भी एक बंदा इंडिविजुअल सप्लाई कर रहा है बाय एन इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज अ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ये हमेशा क्या होगा? यहाँ याद करने वाला चीज है, अपवर्ड स्लोप इंडिविजुअल सप्लाई कर्व शोज दैट मोर ऑफ द कमोडिटी इज सप्लाइड ओनली एट अ हायर प्राइस। कि हमेशा जो
सप्लाई कर्व होगा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व वो हमेशा क्या होगा, हमेशा होगा अपवर्ड स्लोपिंग। देखो यहाँ पर कि 1 से 2 प्राइस गया, 3 गया, 4 गया, 5 गया, तो यहाँ पर क्वांटिटी भी 5 गया, 10 गया, 15 गया, 20 गया, 25 गया, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। और ये जो सप्लाई होगा वो इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, तो ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, वहाँ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग होता था डिमांड में, ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व था। अब मार्केट सप्लाई कर्व देख लेते हैं जल्दी से। मार्केट सप्लाई कर्व में सेम उसी तरीके से होगा, ये भी अपवर्ड इन स्लोपिंग होगा, लेकिन इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द मार्केट प्राइस एट कमोडिटी ऑफ ऑल द फर्म्स, कि ऑल ऑफ द फर्म्स जितना भी प्रोड्यूस करना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ 0.50, यहाँ भी 0.50 है, तो ए है, ये बी है, और दोनों के द्वारा कितना 0.5 पर जिस तरीके से किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पर दोनों को मिलाकर सारी चीज़ों को हम लोग डिनोट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे देखो यहाँ पर 3 क्वांटिटी किया गया, ठीक है, इसके द्वारा मतलब इतने प्राइस पर, और इस पर कितना क्वांटिटी, इस पर 9, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो जब 2 रुपया प्राइस था तब 12 हो गया, तो मार्केट डिमांड क्या हो गया, मार्केट डिमांड या सॉरी मार्केट सप्लाई जो होगा, मार्केट सप्लाई जो होगा वो किसके किसके बीच में होगा, ए और बी, मतलब ए प्लस बी। ठीक है, मतलब 9 प्लस 3, तो मतलब कितना क्वांटिटी सप्लाइड हुआ 12, और कितने प्राइस पर, जब उस प्रोडक्ट का प्राइस ₹2 था, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा। तो ये मार्केट सप्लाई कर्व होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या स्टेट करता है, इफ द प्राइस विल इंक्रीज, बस ये याद रखना है, क्वांटिटी विल इंक्रीज, एंड इफ द प्राइस विल डिक्रीज, क्वांटिटी विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली, या वाइस वर्सा, मतलब देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो कीपिंग अदर डिटर्मिनेंट्स कांस्टेंट, के सारे डिटर्मिनेंट्स जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस विद द फॉल इन द प्राइस एंड द इंक्रीजेस विद द राइज इन द प्राइस, कि जो क्वांटिटी होगा वो इंक्रीज होगा प्राइस के राइज करने पर, और क्वांटिटी सप्लाइड जो होगा वो डिक्रीज होगा विद फॉल इन द प्राइस। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, कि क्वांटिटी वहां पर क्या होता था, क्वांटिटी डिमांडेड हो जाता था, अगर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात किया जाए। यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में बात होगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस, मतलब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब क्या कि यहाँ प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी सप्लाइड है, और जो डिमांड में होता था वो इनडायरेक्टली होता था। तो ये बात याद रखना है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ सप्लाई होता है। आई होप सो लॉ ऑफ सप्लाई भी क्लियर होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब आते हैं एजम्पशंस क्या क्या है, कि क्या 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 चीज़ हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, क्या क्या एज्यूम करते हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं भाई, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा ताकि आप लोगों को एक रिवीजन हो जाए, शॉर्ट रिवीजन। तो यहाँ पर बोला गया क्या क्या एज्यूम किया जाता है, कि देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए उनके प्राइस में। देयर इज नो चेंजेस इन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, को टेक्निक में प्रोडक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं आ रहा है। गोल ऑफ द फर्म्स नहीं चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स चेंज नहीं हो रहा है, एंड इन्वेस्टर एंड द फुल कॉन्फिडेंस ऑफ बिजनेस, मतलब कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ प्राइस जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है। अब प्राइस चेंज होने की वजह से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो चेंज होगा, तभी लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई काम करेगा। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन, ये प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाता है, चेंज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, अगर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, या रिडक्शन इन द स्टॉक में रिडक्शन हो गया, तो ये सब सारी चीजें क्या है, एक तरीके से कॉजेज ऑफ एप्लीकेशन होता है इसका, लॉ ऑफ सप्लाई का, ये बात याद रखना है। अब आता है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, है कि नहीं। आप लोगों को कैसा लग रहा है, मजा लग रहा है कि नहीं पढ़ने में, ये जरूर बताइएगा। और आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है वो एकदम बिल्कुल प्योर दिया जा रहा है, और इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया, और एक तरीके से बोला जाए कि अगर इसे एक बार आप लोग देख लेंगे तो यहाँ से आप लोगों की इंप्रूवमेंट अपने आप ही होने लगेगी। सर्टेन गुड्स विच डू नॉट फॉलो लॉ ऑफ सप्लाई, कि कुछ कुछ गुड्स होते हैं या कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। मतलब क्या कि प्राइस जब ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई नहीं होता है, मतलब या फिर जब प्राइस कम होता है जब क्वांटिटी सप्लाइड कम होता है एज पर द, लेकिन ये काम नहीं करता है कुछ कुछ गुड्स में। तो जहां पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई डजंट अप्लाई टू एग्रीकल्चर गुड्स एज देयर सप्लाई डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट कंडीशन नॉट ऑन प्राइस,
कि जो लॉ ऑफ सप्लाई अभी हम लोगों ने बताया कि प्राइस पर डिपेंड करता है, लेकिन जो एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं, जितने भी एग्रीकल्चरल गुड्स होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, कंडीशन पर, एग्रीकल्चर कंडीशन पर या क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं, वो प्राइस पर डिपेंड नहीं करता है। क्लाइमेट जैसा रहा उसके हिसाब से उसका सप्लाई होगा। अगर क्लाइमेट अच्छा रहा, बारिश अच्छी हुई, अगर ज़्यादा धूप पड़ गया या कुछ ऐसा हो गया, सूखा आ गया या सुखाड़ पड़ गया, तो उसके उसी तरीके से सप्लाई भी मार्केट में होगा, नहीं तो सप्लाई मार्केट में नहीं होगा। अगर बारिश अच्छी हुई तो सप्लाई होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं हुई या फिर सुखाड़ पड़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि बारिश, सुखाड़ मतलब होता है कि जब बारिश अच्छे से नहीं होती है और जमीन सूख जाती है और प्रोडक्शन नहीं होता है, तो क्या होगा कि वहाँ सप्लाई कम हो जाएगा। आई होप सो एग्रीकल्चरल गुड्स में क्या होगा, लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा। रट लो भाई, रट लो, बता रहा हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स होता है, पेरिसेबल गुड्स लाइक जो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क आई कैन नॉट हेल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम। पेरिसेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन नॉट बी हेल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, वो ज्यादा समय तक नहीं रहता है। देयरफॉर द सप्लायर्स आर विलिंग टू सप्लाई दिस प्रोडक्ट इवन व्हेन द प्राइस इज लेस। ये सप्लाई करना ही होता है जब प्राइस कम होता है। जब प्राइस कम भी हो तब भी आपको सप्लाई करना ही करना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा कि आपका सामान क्या होगा, कुछ समय के बाद यूजलेस हो जाएगा, है कि नहीं। आपको वो सामान निकालना ही पड़ता है सस्ते दामों में, ताकि आपका जो भी लागत है वो निकल सके। तो यहाँ भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करेगा, क्योंकि देखो जब प्राइस कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि आप तब भी क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सामान खराब हो जाएगा अगर आप स्टॉक करके रखोगे। तो इसके बाद थर्ड आता है एंटीक गुड्स। कोई एंटीक गुड्स या रेयर आर्टिकल्स या पेंटिंग्स वगैरह, वहां पर क्या करता है, वहां पर लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे एमएफ हुसैन है, मान लो कि दीज गुड्स आर हाईली प्राइस बट स्टिल द सप्लाई इज लिमिटेड एंड हेंस द सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द फैक्टर अदर देन द प्राइस, सो द सप्लाई ऑफ हुसैन पेंट्स कैन नॉट बी इंक्रीज इवन द बायर्स आर विलिंग टू पे अ हाई प्राइस ऑफ इट्स। कि देखो कि उसका सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकता। जैसे मान लो एमएफ हुसैन का लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पेंटिंग है। अब लिमिटेड पेंटिंग है तो चाहे आप प्राइस कितना भी दे लो, पैसा कितना भी दे लो, प्राइस कितना भी बढ़ जाए, लेकिन वो क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सप्लाई कर सकता है। जो है भाई वो है। तो ये चीज़ यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई नहीं फॉलो हो रहा है। आप लोग गांठ बांध लीजिए भाई इस बात को। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ें पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब आते हैं यहाँ फ्यूचर प्राइसेस में। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइसेस, इफ द प्राइसेस आर राइजिंग बट द सेलर आर एंटिसिपेटिंग दैट प्राइसेस फर्दर विल बी वुड राइज फर्दर इन द फ्यूचर, कि राइज हो रहा है लेकिन वो लग रहा है क्या बाद में आने के समय में और बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि वो इंक्रीज नहीं करेगा सप्लाई। मान लो प्रोड्यूसर को प्राइस मान लो 5 रुपया किसी कमोडिटी का, लेकिन प्रोड्यूसर को लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा, उसका 10 रुपया प्राइस हो जाएगा, तो वो अभी क्यों सप्लाई करेगा, वो अभी सप्लाई नहीं करेगा, अभी बाद में सप्लाई करेगा। तो अभी का सप्लाई क्या हो रहा है, अभी सप्लाई कम हो जा रहा है। ठीक है, तो नॉट इंक्रीज देयर सप्लाई नाउ, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से और लेबर मार्केट की वजह से। लेबर मार्केट इंपॉर्टेंट है, क्यों? इन दिस लेबर मार्केट इट इज ऑब्जर्व दैट वेज रेट राइजेस, जैसे कि वेज रेट बढ़ेगा, मान लो वेज रेट अगर बढ़ रहा, द वर्कर्स टेंड्स टू वर्क लेस आवर्स, ठीक है, एंड इंजॉय मोर लीजर्स एंड दिस विल कॉज द सप्लाई इन द लेबर। इसकी वजह से क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो सकता है एट अ हायर वेजेस रेट। इससे क्या होगा कि यार पैसा बहुत मिल रहा है तो इसमें ज़्यादा लीजर पीरियड लेगा, वो ज़्यादा छुट्टी लेगा, क्योंकि वो लाइफ को फिर इंजॉय करने लगेगा। आई होप सो ये सब सारे एक्सेप्शंस आपके क्लियर हैं लॉ ऑफ सप्लाई के। ठीक है, अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से, जो कि हम लोगों ने मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व और चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, कि मूवमेंट और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में किस तरीके का क्या हम लोग देखते हैं। यहाँ पर भी दो तरीके से देखेंगे, एक देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, और एक लिखेंगे क्या, एक देखेंगे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, और उसके बाद ये साथ में देखेंगे, उसके बाद एक इंक्रीज इन सप्लाई, और एक फिर इंक्रीज इन सप्लाई, और एक दूसरा देखेंगे डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट्स को अभी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो एक एक तरीके से एक एक कर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला एक्सटेंशन और एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। व्हेन द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, कि जब क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज किया जाता है,
with a rise in prices, it is called a extension of supply। कि जब प्राइस बढ़ रहा हो और क्वांटिटी भी हम लोग बढ़ा रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो वो क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई मतलब जब प्राइस P से P1 हुआ तो हमारा क्वांटिटी Q से Q1 हुआ, तो ये क्या हो गया, एक्सटेंशन इन सप्लाई। क्या हो गया, एक्सटेंशन इन सप्लाई। और वो अपवर्ड हो गया, अपवर्ड मूव कर गया, या फिर राइटवर्ड डायरेक्शन हो गया। कहाँ हो गया, अपवर्ड हो गया या राइटवर्ड डायरेक्शन हो गया ऑन द सेम सप्लाई कर्व। यहीं से राइटवर्ड या अपवर्ड, देखो यहाँ पर एरो दिया गया है। तो समझ में आ गया एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अगर आप लोगों ने डिमांड पढ़ा होगा ना भाई, तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि आप लोगों को गर्दा समझ में आ रहा होगा। गर्दा एक वर्ड है भाई, जो भोजपुरी में बोलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको गाइड करके चलते रहिए, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई जस्ट उल्टा होगा, जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगा। देखो यहाँ पर प्राइस जब 3 से 2 हो रहा है तो क्वांटिटी भी 30 से मेरा 20 हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई क्या होगा, डाउनवर्ड मूव करेगा और लेफ्टवर्ड। मतलब क्या, व्हेन द क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस द फॉल इन द प्राइस। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई हो रहा है। यहाँ पर याद रखना है एक बात, मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि एक्सटेंशन और जो कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस और जो क्वांटिटी है वो दोनों चेंज हो रहा है। बोथ क्या हो रहा है, बोथ चेंजेस, बोथ चेंज हो रहा है। लेकिन अभी आगे बताएंगे जब हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई करेंगे, उसमें क्या होगा कि वहां प्राइस कांस्टेंट रहेगा और क्वांटिटी सप्लाइड से बढ़ेगा या घटेगा। तो यहाँ देखो जब प्राइस P से P1 आ गया, ठीक है, मतलब 3 से 2 आ गया, तो क्या क्वांटिटी हो गया 30 से 20। तो यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, डाउनवर्ड मूव हो गया ना, क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोप हो गया, डाउनवर्ड स्लोप हो गया, या फिर लेफ्टवर्ड हो गया। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं क्या, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई को लेकर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पर अब आते हैं शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व, मूवमेंट आ गया। अब आते हैं हम लोग शिफ्ट ऑफ सप्लाई कर्व एंड द चेंज इन सप्लाई, चेंज इन द सप्लाई शिफ्ट शोज द सिचुएशन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई। वो क्या शो कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई। अब वो किस किस वजह से कर रहा है, वो सब सारी चीजों को अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के टेक्नोलॉजी के बढ़ने घटने की वजह से, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, नंबर ऑफ फर्म्स की वजह से, गोल ऑफ द फर्म्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो प्राइस है अपना प्राइस चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ ओन इज कांस्टेंट। कब, जब इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है, या इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बोला जाए सप्लाई कर्व हो रहा है। जब इंक्रीज और डिक्रीज होगा, याद रखना है, जब इंक्रीज या फिर डिक्रीज इन सप्लाई कर्व होगा तब यहाँ पर क्या रहेगा, प्राइस ऑफ ओन कांस्टेंट रहेगा, और बाकी सारी चीजों की वजह से जो है डिटर्मिनेंट्स की वजह से, उसकी वजह से उसका क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है, क्वांटिटी में चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ क्वांटिटी चेंज होता है, प्राइस चेंज नहीं होता है, ये बात याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए अब पहला देख लेते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। इंक्रीज इन सप्लाई में देखो शिफ्ट है ना, वहां मूवमेंट पड़े थे, मूवमेंट में कॉन्ट्रैक्शन और एक बोला जाए एक्सपेंशन, यहाँ पर इंक्रीज। तो क्या, व्हेन अ कमोडिटी, इवन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द फेवरेबल चेंजेस इन द फैक्टर अदर देन द प्राइस, कि प्राइस की बिना, प्राइस के अलावा जो भी सारे फैक्टर हैं उनमें से कहीं कोई चेंजेस आया और उसकी वजह से जो क्वांटिटी में वो इंक्रीमेंट आया है। तो क्वांटिटी देखो, प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड होता है। सप्लाई कर्व, तो सप्लाई कर्व जो है वो इंक्रीज हो गया है S2 से S3 मान लो, ठीक है। तो वहाँ सप्लाई कर्व क्या होगा, इंक्रीज हो गया यहाँ पर, लेकिन प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। तो देखो प्राइस 10 का 10 ही है, लेकिन जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, 100 से 200 हो गया। जो प्राइस था वो सेम है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो ये चीज हम लोग क्या बोलेंगे, इसको इंक्रीज इन सप्लाई, कि जब प्राइस सेम रहता है। मैं चीख के बता रहा हूँ कि प्राइस सेम रखना है, ठीक है। यहाँ पर जब क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्या,
अब आते हैं हम लोग कॉजेज की, किस किस वजह से जो है वो इंक्रीज इन सप्लाई हुआ। तो हो सकता है कि फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स के फॉल हुआ प्राइस में, जैसे हो गया राइस और वीट, है कि नहीं, राइस और वीट, तो इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से फॉल प्राइस हुआ होगा, इसका फॉल प्राइस हुआ तो इसका जो था क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गया, तो ये चीज़ की वजह से। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब टी का अगर प्राइस बढ़ गया हो तो लोग ज़्यादा कॉफ़ी को सप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, अगर टी और कॉफ़ी दोनों बना रहा है तो इसका मतलब सप्लाई इसकी वजह से चेंज हुआ है। चेंज इन द प्राइस ऑफ द प्रोड्यूसर बीइंग सेल मैक्सिमाइजेशन, की उसके प्रोड्यूसर के सेल्स मैक्सिमाइजेशन में कुछ चेंजेस हुआ है। फॉल इन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर नंबर ऑफ फर्म्स के बढ़ने घटने की वजह से, या चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी और टैक्सेस की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर सिर्फ प्राइस जो है वो कांस्टेंट हो रहा है, और वो खुद का प्राइस, ओन प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। बाकी सारा जो प्रोडक्ट है वो सब सारी चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं। तो कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, तो आई होप सो ये चीज़ें यहाँ कंप्लीट होगा। अब आते हैं डिक्रीज इन सप्लाई कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिक्रीज इन सप्लाई। तो डिक्रीज इन सप्लाई क्या होता है कि जब प्राइस सेम रहता है और क्वांटिटी जब लोग कम खरीदने लगते हैं एग्जिस्टिंग प्राइस पर, और इसको क्या, तो डिक्रीज इन सप्लाई मान लो कि यहाँ है, अब ये क्या हो गया, यहाँ चला गया, अब प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, मतलब जो क्वांटिटी पहले इतना खरीद रहे थे अब लोग इतना खरीद रहे हैं, मतलब कम हो गया। तो मतलब पहले अगर 200 खरीद रहे थे 200 यूनिट, अब क्या 100 यूनिट खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया। तो सेम उसी तरीके से कि अदर फैक्टर देन प्राइस, प्राइस इसमें कांस्टेंट रहेगा, तो ये डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या क्या कॉजेज है भाई, तो हो सकता है कि राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन द गोल ऑफ द प्रोड्यूसर, मतलब वही सब सारी चीज, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गया हो, इसकी वजह से डिक्रीज इन सप्लाई हो गया हो। डिक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स के नंबर, जब फर्म्स अगर डिक्रीज हो जाता है, नंबर ऑफ फर्म्स, मान लो कि अभी एक प्रोडक्ट बनाने वाला, मान लो कि टॉयज बना रहा है कोई कंपनी, ठीक है, अगर टॉयज बना रहा है कोई 10 कंपनी, ठीक है, क्या कितने कंपनी, 10 कंपनी अगर टॉयज बना रहे हैं, तो अगर 10 कंपनी अगर टॉयज बना रहा है, तो अभी अगर मान लो कि 9 कंपनीज हो गई, जिसका मतलब नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गया, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी जितना पहले सप्लाई किया जा रहा था वो कम हो जा रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, हो सकता है इंक्रीज हो गया होगा टैक्सेस में, या डिक्रीज हो गया होगा सब्सिडी, सब्सिडी नहीं दे रहा होगा, टैक्स बढ़ा दिया होगा, और अगर टैक्स बढ़ा देगा तो टैक्स बढ़ा देगा, इसका मतलब क्या कि टैक्स बढ़ाएगा तो वो सामान क्वांटिटी क्या होगा, सप्लाइड अपने आप ही कम हो जाएगा। तो आई होप सो ये चीज़ें एक बार ध्यान से आप लोग पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में भी आएगा और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। अब आता है एक प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, अब क्या है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या कि जो भी परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है, मतलब मेजर्स इन द रिस्पॉन्सिबलनेस ऑफ द क्वांटिटी चेंज, कि जितना क्वांटिटी सप्लाइड हो रहा है जिस भी प्राइस की वजह से, इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एंड इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, कि जो भी क्वांटिटी में सप्लाई हो रहा है, मान लो कि कोई प्राइस है 10 रुपया और वो प्राइस कितना हो गया 20 रुपया हो गया, 10 से 20 रुपया प्राइस हो गया, और क्वांटिटी जो था वो 100 से 200 हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब चेंज कितना हुआ प्राइस में, तो हम लोग चेंज इन द प्राइस को हम लोग क्या करते हैं, चेंज इन द प्राइस को हम लोग डेल्टा पी, तो यहाँ पर 10 रुपया चेंज हुआ है, किससे चेंज हुआ है, 10 से चेंज हुआ है, और इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, 10 10 जा 100, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टोटल कितना चेंज हुआ प्राइस में, 100% चेंज हुआ है, कितना हुआ 100% चेंज हुआ है, मतलब समझ रहे हैं यहाँ पर बात को। और यहाँ पर क्वांटिटी कितना हो गया, तो 100 चेंज हुआ है, ठीक है, किससे चेंज हुआ है 100 से, तो इंटू 100, तो इसका मतलब ये कट गया, यहाँ पर भी 100%, तो इसका मतलब क्या कि 100/100, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 आ गया, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। तो ना तो प्राइस में, प्राइस की वजह से कुछ इम्पैक्ट हुआ, मतलब जितना प्राइस बढ़ा है जिस परसेंटेज से, उसी परसेंटेज से क्वांटिटी भी सप्लाई किया है प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर जितना प्राइस बढ़ा है जितना परसेंट, उतना परसेंट वो क्वांटिटी को भी सप्लाई किया है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है यार। प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी सप्लाई इन द प्योर नंबर नॉट इज यूनिट, सर यूनिट में नहीं, ये नंबर के फॉर्म में डिनोट होता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से मैंने आसानी भाषा में समझाया है।
अब आता है कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री अब सब 5 डिग्री होता है जो चेंजेस होता है, हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो। जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब उसको हम लोग बोलेंगे क्या, बस ये याद रखना है, परफेक्टली इन इलास्टिक। क्यों परफेक्टली इन इलास्टिक? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। क्वांटिटी क्या हो रहा है, क्वांटिटी जो सप्लाई हो रहा है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हो रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। लेकिन प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। मतलब मान लो कि जो प्राइस था, कुछ भी प्राइस है 50 रुपया, ठीक है, 50 रुपये प्राइस पर अगर मान लो कि 500 क्वांटिटी लोग बना के बेच रहा था मार्केट में कोई प्रोड्यूसर, अब क्या हो गया, प्राइस 40 रुपीज हो गया। तो एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा कि उसको कमोडिटी कम होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो क्या हुआ कि 500 का 500 ही लोग खरीद रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। मतलब जब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा और प्राइस घटेगा बढ़ेगा तो हम लोग बोलेंगे इलास्टिसिटी जीरो है, और जिसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। तो आई होप सो ये चीजें कंप्लीट होगा। और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस होता है। अब आते हैं कि जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब इन्फिनिटी होगा, इसमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या है कि प्राइस कांस्टेंट है, क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, ठीक है, और जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। तो जब प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिटी, और इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। हम लोग उसको परफेक्टली इन इलास्टिक बोल रहे थे जीरो को, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और यहाँ सप्लाई कर्व क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा एक्स एक्सिस पर। देखो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया गया है, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें यहाँ पर ये वाला भी पॉइंट क्लियर होगा। अब आते हैं थर्ड में। अब थर्ड में क्या बोला गया भाई कि यूनिट जो सप्लाई होगा वो जब जीरो रहेगा, मतलब जब इलास्टिक सप्लाई होगा जीरो रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये यूनिट इलास्टिक सप्लाई होगा। क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। कि मतलब जितना चेंज प्राइस में हो रहा है, अभी बताए थे ना कि मान लो कि 50% या भी 100% का एग्जाम्पल लिए थे, 100% अगर चेंज हो रहा है प्राइस में, तो क्वांटिटी में भी 100% का चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना क्वांटिटी में चेंज हो रहा है उतना अगर प्राइस में चेंज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको कि इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई है इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो क्वांटिटी जो प्राइस में चेंज हो रहा है इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतने क्वांटिटी में भी चेंज हो रहा है। याद कर लीजिएगा भाई, बस जो डिमांड में है वो इसमें सिर्फ क्वांटिटी सप्लाई की जगह पर क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो ये चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगी। अब आते हैं इन इलास्टिक, वहां परफेक्टली था, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, यूनिटरी। अब आते हैं इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। इन इलास्टिक कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई हो जाएगा वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हो जाएगा वो कम हो जाएगा। मतलब क्या कि जो भी परसेंटेज मान लो कि परसेंटेज ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी, और जो परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस होगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर ज्यादा हो गया, क्वांटिटी अगर कम हो गया, मान लो कि क्वांटिटी अगर 50% चेंज हो रहा है, ठीक है, 50% चेंज हो रहा है क्वांटिटी के परसेंटेज में, ठीक है, क्वांटिटी के परसेंटेज में, लेकिन प्राइस में मान लो कि 100% का चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब प्राइस तो 100% बढ़ा घटा, लेकिन जो क्वांटिटी है वो 50% ही घटा बढ़ा। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी जो परसेंटेज का था वो क्या हो गया, कम घटा बढ़ा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। तो आई होप सो ये चीजें याद रहेगा आपको। और ये इसी तरीके से देखो यहाँ पर इन दोनों के बीच में देखो गैप ज्यादा है ना, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम है। अब आते हैं क्या फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आते हैं इलास्टिक, या बोलेंगे इलास्टिक सप्लाई कर्व, ठीक है, या फिर बोलेंगे इसको मोर देन द यूनिटरी, कि ज्यादा, मोर देन द यूनिटरी मतलब यूनिटरी से ज्यादा। यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा, जब प्राइस मान लो कि परसेंटेज चेंज इन द प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, और परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी वो ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पर, मतलब क्वांटिटी में 50% का चेंज हुआ, 50% का,
मतलब प्राइस में 50% का आप चेंजेस किए, लेकिन क्वांटिटी में आपने क्या करा 100% का चेंजेस कर दिए। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी ज़्यादा सप्लाई हो रहा है प्राइस के रिस्पेक्टिव में, है कि नहीं। मतलब प्राइस 50% ही चेंज हुआ, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो रहा है, यहाँ पर देखो इन दोनों बीच में जो गैप है वो ज़्यादा है और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कम है। तो ये चीज़ें क्या होगा कि हमारा इलास्टिक सप्लाई होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये बात हम लोगों को पता चल गया। अब कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इफेक्ट हो रहा है। तो नेचर ऑफ इनपुट गुड्स, क्या इनपुट दे रहे हैं, रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी कितनी है, नेचर ऑफ द कमोडिटी कैसा है, क्या वो पेरिसेबल गुड्स है या पेरिसेबल गुड्स नहीं है। तो उन सब सारी चीज़ों को एक एक कर यहाँ पर एक बोला जाए कि सबको देखा जाता है कि नेचर पर डिपेंड करता है। रिस्क टेकिंग की, क्या कोई एंटरप्रेन्योर है वो रिस्क टेकिंग के लिए है कि नहीं। तो सप्लाई विल बी अ मोर इलास्टिक ऑन द, अगर रिस्क टेकिंग ज़्यादा है तो इलास्टिक होगा सप्लाई, मतलब ज़्यादा सप्लाई करेगा, रिस्क ले रहा है भाई। ऑन अदर हैंड इफ द वो रिस्क नहीं लेना चाहता है तो सप्लाई क्या होगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। सेम चीज है कि नहीं। तो वो सब सारी चीज़ें जिसकी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हैम्पर होता है या उसकी वजह से इफेक्ट होता है। उसके बाद टाइम फैक्टर भी मायने करता है। अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द ग्रेटर इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जितना लंबे समय तक आप मार्केट में टिके रहेंगे आपका क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ग्रेटर होगा। बिकॉज द ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फैक्टर आर इजिली एडजस्ट आप कर सकते हैं। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अगर बोला इन केस ऑफ कमोडिटी, प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी सप्लाई विल बी द लेस इलास्टिक, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव। अगर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स तरीके से आप कोई चीज़ को बना रहे हैं तो वो चीज़ क्या होगा, आपको कम क्वांटिटी प्रोड्यूस करके देगा, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस इलास्टिक होगा। लेकिन इलास्टिसिटी ज़्यादा कब होगा, जब आप क्विकर चेंजेस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि कॉस्ट ऑफ आपको बनाने में जो कमोडिटी आप जो बना रहे हैं उसका कॉस्ट क्या लग रहा है। अगर कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है तो सप्लाई विल लेस इलास्टिक इन दिस केस, कब, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्शन कॉजेज द सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसकी क्यों, क्योंकि इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने ये समझा कि इलास्टिसिटी है वो सप्लाई का कैसे काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। देखो दो तरीके से मेजरमेंट करते हैं हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी को। अब दो तरीके से कैसे मेजरमेंट करते हैं, परसेंटेज मेथड से, जैसा कि अभी मैंने बताया कि परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। ठीक है, इन दोनों को अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग परसेंटेज के हिसाब से कि कितना परसेंट में चेंज हुआ। एक होता है जियोमेट्रिक मेथड में, इट इज टेक्निक बाय मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ अ सप्लाई कर्व। दिस मेथड, अगर जियोमेट्रिक मेथड से करेंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अगर जियोमेट्रिक मेथड से कर रहे हैं तो उसको या फिर बोला जाए ग्राफिकली कर रहे हैं, हम लोग ग्राफिकली कर रहे हैं। अगर ग्राफिकली अगर हम इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे, या फिर आर्क मेथड से कर रहे हैं या पॉइंट मेथड से कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे जियोमेट्रिक मेथड से आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि जो कंडीशन है, अगर बोला जाए C1DI ठीक कंडीशंस, तो हाईली इलास्टिक होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 होता है, ये जियोमेट्रिक मेथड में। ठीक है, जियोमेट्रिक मेथड में क्या हो रहा है कि प्राइस की वजह से सप्लाई कर्व विच पासेस थ्रू द वाई एक्सिस, यहाँ पर क्या इन जनरल वी कैन से दैट स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासिंग थ्रू द वाई हैविंग अ नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ वाई। यहाँ पर देखो जो नेगेटिव इंटरसेप्ट है, मतलब जो वाई को काट कर एक तरीके से नेगेटिव में भी जा सकता है। तो यहाँ पर यही बोला गया कि जब प्राइस P से P1 हो रहा है, Q से Q1 हो रहा है, लेकिन इसका सप्लाई कर्व नेगेटिव में भी जा सकता है। तो सप्लाई कर्व इज हाईली इलास्टिक सिंस जो रहेगा वो LQ इज ग्रेटर देन OQ, OQ से ज्यादा ग्रेटर है LQ। ठीक है, यहाँ पर LQ इज ग्रेटर देन OQ। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि जो LQ है दोनों के बीच में, जो LQ है वो ज्यादा ग्रेटर है किसके, OQ से। ठीक है, OQ से, ये बात याद रखना है, कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये याद रखना है आपको कि ये नेगेटिव में चला जाता है, बस इतना याद रखिएगा। आपको यहाँ पर हाईली इलास्टिक सप्लाई हो जाता है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। यूनिटरी कब होगा, जब 0 होगा, है कि नहीं, मतलब 1 होगा। यूनिटरी मतलब यूनिट मतलब 1। इफ द स्ट्रेट लाइन कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है,
ओरिजिन से पास करेगा एंड देन द इलास्टिक सप्लाई इज इक्वल टू 1। जब ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होना चाहिए, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई होगा जियोमेट्रिक मेथड में भी। तो ये कोई डाउट क्लियर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जब ये कहाँ से स्ट्रेट लाइन जो सप्लाई कर्व होता है पासेस थ्रू द ओरिजिन, कहाँ से, ओरिजिन से पास कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ से पास कर रहा है तो हम लोग इसको बोलेंगे सप्लाई कर्व क्या है, यूनिटरी में। ठीक है, कोई ज्यादा डाउट, इसमें क्लैरिटी पूरा रखना है। लेस इलास्टिक कब होगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्मॉलर देन 1, या मतलब बोला जाए कि 1 से बड़ा या 1 से स्मॉलर होगा। अब यहाँ क्या होगा, इफ द सप्लाई कर्व मीट्स एक्स एक्सिस, अगर वो सप्लाई कर्व जो होता है वो एक्स एक्सिस मीट कर रहा है, वो वाई एक्सिस नहीं। देखो हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 था, वहां पर वो कहाँ से मीट हो रहा था, वाई एक्सिस पर मीट हो रहा था, है कि नहीं, वाई एक्सिस पर। अगर बोला जाए वाई एक्सिस पर, और वो नेगेटिव में भी जा रहा था, कहाँ जा रहा था, नेगेटिव में जा रहा था। अब जब ओरिजिन से होगा, जब ओरिजिन से जब सप्लाई कर्व जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलते थे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू यूनिटरी। लेकिन जब वो एक्स एक्सिस पर टच कर रहा है, ठीक है, सप्लाई कर्व, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, लेस इलास्टिक, उसको हाईली इलास्टिक नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग हाईली इलास्टिक बोलते थे। ठीक है, तो आई होप सो ये चीजें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा और पूरे अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर में, अगर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोगों को मजा आया होगा। मुझे भी पढ़ाने में जितना मजा आया, आई होप सो उतना आप भी इंजॉय करोगे और सारे कॉन्सेप्ट को सीख के जाओगे सप्लाई से रिलेटेड। फिर उसके बाद आपको जीवन में कभी भी दूसरे सप्लाई के चैप्टर को डिस्कस करने या सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थॉरली सारी चीज़ों को बताया गया है। तो कल हम लोग एमसीक्यूज करेंगे सप्लाई से जितने भी रिलेटेड हैं, ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो और भी पुख्ता हो सके और एक रिवाइज कर सके, क्योंकि आज आपने क्या करा है, आज आपने रिवाइज करा है बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा फेसबुक आईडी है, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा वेबसाइट है, ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर अगर कोई क्वेरी होता है तो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। तो कल मत भूलिएगा, 8 बजे मिलिएगा आराम से, और आराम से पढ़िए ताकि आप लोगों का सीयूटी और अच्छे तरीके से जाए। और आप लोग जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या और चाहिए और क्या चीज़ की या किस चीज़ की नीड्स है, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। तो आई होप सो, चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं कल।